गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और हम रियल गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड का थर्ड चैप्टर है। इसके अंतर्गत अभी हम पूर्व में वैन डर वाल्स समीकरण तक पढ़ चुके हैं। उसके समीकरण के क्रांतिक नियतांक क्रिटिकल कांस्टेंट्स को हमने निकाल लिया था। अब ये जो सारी प्रक्रिया हमने पढ़ी है वो हमने इसलिए पढ़ी कि रियल गैसेस जो हैं दे डू नॉट बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। वास्तविक गैसें जो हैं वो आदर्श गैस के जैसा व्यवहार नहीं दिखाती। और इसका रीज़न वैन डर वाल ने अपनी समीकरण देते हुए उसने कहा था, उसने दो रीज़न दिए थे। एक तो ये कि उनका अणुओं का आयतन नगण्य मानना गलत है, और दूसरा उसने कहा था कि इन अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है इनके बीच में? वैन डर वाल suggested that there should be made two corrections. One, the volume of the molecule of gas should not be considered negligible, and second, there is intermolecular attractive forces between the molecules of the gas. तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो जूल ने कई सारे प्रयोग करके देखे। उसने कहा अगर अंतर आणविक आकर्षण बल मौजूद है तो अगर हम गैस को विस्तारित करेंगे, यानी अगर हम गैस को एक्सपैंड करेंगे, तो हमें पता है एक्सपैंड करने में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उनको दूर जाने से रोकेगी तो उनको उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और इस कारण से गैस जो है वो ठंडी हो जाएगी, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। क्यों? अगर हम उसको आइसोलेटेड रखते हैं तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हुए वर्क डन करेगी और वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन उसके कई प्रयोग करे। उसने क्या करा, एक फ्लास्क ले लिया, एक बड़ा सा बर्तन सिलेंडर ले लिया, उसके अंदर गैस को भरा और एक दूसरा सिलेंडर उससे अटैच किया और उस गैस को मतलब उसको एक आइसोलेटेड चैम्बर में रखा और धीरे धीरे गैस को एक्सपैंड होने दिया। लेकिन उसके पूरी प्रिकॉशंस रखने के बाद भी जब उसने एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर नोट किया, देयर वाज नो नोटिसेबल टेम्परेचर चेंज, मतलब उसके तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उसने उस प्रयोग को कई प्रकार से किया। उसने सिलेंडर को इन्वर्ट कर दिया, अलग अलग तरीके से उसने करके देखा, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर सीन रिकॉर्डेड। तो उसके फिर दिमाग में आया कि भाई वैन डर वाल ने जो बात कही है वो बात सही है, तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो होनी चाहिए। उसके लिए अनेक उसने प्रयास किए और अल्टीमेटली एक उसका जो प्रयोग है वो हमारा कहलाता है जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन का सरंध्र डार्ट का एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जूल जो है वो ये प्रूव करने में सक्षम हो गया था कि देयर इज़ मतलब इन अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक आकर्षण बल मौजूद होता है। कि बाय दिस एक्सपेरिमेंट जूल वॉज एबल टू predict or conclude that there is intermolecular force between the gases molecules of the gas। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो प्रभाव, जो बेसिकली उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो उसने कंडीशंस रखी उसके आधार पर एक इफ़ेक्ट को हमने डिफ़ाइन किया है जिसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसने अनेक प्रयोग करने के बाद ये प्राप्त किया था, तो ये कि विशेष कंडीशंस में ही संभव है। इस इफ़ेक्ट की परिभाषा क्या है? नियत उच्च दाब से नियत निम्न दाब पर गैस को सरंध्र डार्ट से प्रसारित करने पर उत्पन्न ताप परिवर्तन को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रम को उपरोधी प्रक्रम कहते हैं। क्या हो गया?
When a gas is allowed to expand from constant high pressure region to constant low pressure region, then there is change in temperature. The change in temperature is produced. This effect is allowed to expand through a porous plug. I am saying again, when a gas is allowed to expand from high pressure region to constant low pressure region through a porous plug, then a temperature change is produced, and this is called Joule-Thomson effect. This process is also called throttling process. मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि उसने जो प्रयोग किया उसमें उसने क्या किया, उसने दो रीजन बनाए। गैस को पहले हाई प्रेशर रीजन में रखा। हाई प्रेशर रीजन ऐसा था जो कि कांस्टेंट है, उसमें प्रेशर बदल नहीं रहा। दूसरा उसने रीजन लिया जहाँ पर प्रेशर लो प्रेशर रीजन था, मतलब उसका प्रेशर कम रखा लेकिन कांस्टेंट था, और गैस को हाई प्रेशर रीजन में भर के छोड़ दिया, और बीच में उन दोनों रीजन के बीच में एक डाट लगा दिया, एक प्लग लगा दिया, और गैस को धीरे धीरे एक रीजन से दूसरे रीजन में एक्सपैंड होने दिया और दोनों तरफ के टेम्परेचर को नोट किया। तो ये देखा गया कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस का क्रिएशन का जो ये प्रभाव है इसको हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं, और ये पूरी प्रोसेस उपरोधी प्रक्रम कहलाती है। अब उसने जो प्रयोग किया उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उपकरण उसने काम में लिया वो लेंगे काम में। तो इसके लिए जो उपकरण उसने लिया है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ये देखिए एक बार। अब इसमें मैं एक बार पहले इधर ही समझा देती हूँ और फिर अपन उसमें जो रिटन पार्ट है उसको समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए जी कहाँ लिखा हुआ है। एक जो बड़े चैम्बर के अंदर एक छोटा चैम्बर है, उसके अंदर एक ट्यूब लगी हुई है, ऊपर T2 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे जी लिखा हुआ है। तो जी क्या है? जी एक पोरस प्लग है, और जो गैस जो भरी जाती है वो पोरस प्लग के दोनों ओर का रीजन है, ठीक है। अब दोनों ओर के रीजन में हमें टेम्परेचर नोट करना है, इसलिए T1 और T2 दो टेम्परेचर थर्मोमीटर्स लगा रखे हैं। जो पोरस प्लग के नीचे वाला जो रीजन है वो रीजन आगे एक सर्पिलाकार एक स्पाइरल ट्यूब से जुड़ा हुआ है, और वो जो स्पाइरल ट्यूब है अल्टीमेटली एक पिस्टन से जुड़ी हुई, सिलेंडर से जुड़ी हुई है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर का जो दूसरा एंड है वो एक एयर के लिए ओपन है, तो वहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड चैम्बर में रखा हुआ है। इसके लिए इसको पहले हमने किसी रुई और ऐसे आइसोलेटेड मटेरियल्स के बीच में रखा हुआ है, और अल्टीमेटली उसको एक और चैम्बर में रखा है फॉर मोर आइसोलेशन, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि जो सर्पिलाकार ट्यूब है, इधर वाला रीजन, क्योंकि हम यहाँ से पिस्टन से अगर दबाव बनाएं तो प्रेशर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसलिए नीचे वाला जो सीसी नली है उसके नीचे वाले पोर्शन पे हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और ऊपर जो है वो हमारा वायुमंडलीय दाब का प्रभाव क्षेत्र रहेगा। अब हम इसको प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे उपकरण में क्या क्या है? एक सरंध्र डाट जी है, हमने देख ही लिया, जो रुई, ऊन आदि पदार्थ से बनता है। सरंध्र डाट एक्चुअल में होता क्या है? उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है, ठीक है। तो असल में जूल थॉमसन ने क्या करा है, एक सिंगल छेद बनाने की बजाय उसने रुई या इस तरीके का रुई जैसा ही कोई पदार्थ लिया जिसमें बहुत सारे पोर्स हों, बहुत सारे छिद्र हों, तो उनमें से छोटे छोटे छिद्र हैं, बड़ा छेद ना हो। इसे पीतल की दो प्लेटों के बीच में दबा के रखा जाता है, व इसे पूरे निकाय को लकड़ी की नली में रख दिया जाता है। लकड़ी की नली को रुई आदि कुचालक पदार्थों से भरे पीतल के बक्से
पीतल का बक्सा घेरे रहता है ना। ये हमने सब लिया, जिससे नली के अंदर वायुमंडल से ऊष्मा आदान प्रदान नहीं हो सकती। यानी एक प्रकार से वो क्या हो गया, हमने एक पोरस प्लग लिया। पोरस प्लग को हमने इसकी ब्रास की दो प्लेट्स के बीच, ब्रास कहलाएगा ये क्या, ब्रास की दो प्लेट्स के बीच में प्रेस करके रख दिया। ब्रास की जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में हमने उन दोनों प्लेट को भी हमने एक वुडन उसे ट्यूब से एनक्लोज कर दिया, और उस वुडन ट्यूब को भी हमने एक बॉक्स एनक्लोजर में रखा है, जिसके अंदर भी आइसोलेटेड मटेरियल भरा हुआ है। ये सारी प्रक्रिया हमने इसलिए करी जिससे कि एटमॉस्फेयर से कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो पाए। डार्ट वाली नली के दोनों ओर दो पीतल की नली सीसी जुड़ी होती है, आपको डायग्राम में दिखाई ही दे रही होंगी। ऊपर की नली वायुमंडल में खुलती है और नीचे की नली एक अन्य सर्पिलाकार नली एस से जुड़ी रहती है। नली एस एक संपीड़न पंप से जुड़ी रहती है, एक कंप्रेसिंग पंप से जुड़ी हुई रहती है, तथा ये पूरा उपकरण जल ताप स्थायी में नियत ताप पे रखा जाता है। तो वाटर बाथ के अंदर ये पूरा का पूरा, जिससे फर्दर अगर कोई हीट का एक्सचेंज होने लगे तो वो इसको कंट्रोल कर सके। और ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पर हमारे T1 और T2 थर्मोमीटर लगे हुए रहते हैं। तो ये तो हमारा जो जूल थॉमसन ने जो प्रयोग किया था उसका उपकरण हो गया। अब उसमें प्रयोग में उसने क्या किया वो हम देख लेते हैं, उसकी विधि किस प्रकार से थी। बहुत ही सरल तरीके से उसने किया है। सबसे पहले पंप P द्वारा गैस C में संपीड़ित की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, P जहाँ पंप है यहाँ पर हम गैस भरते हैं और पिस्टन से उस पर दाब लगाते हैं, तो गैस संपीड़ित होने लगती है। क्योंकि यह गैस डार्ट से गुजरने से पहले सर्पिलाकार नली से गुजरती है, अतः इसका ताप नियत हो जाता है। अब यहाँ से जब पिस्टन से उस पर दाब लगाते हैं, वो संपीड़ित होके वो एस सर्पिलाकार नली में से गुजरती है। अब इसको एस सर्पिलाकार नली में से गुजारने का भी एक कारण है। क्या कारण है कि जब हम गैस के ऊपर दबाव लगाते हैं तो इस पर गैस पे कार्य किया जाता है, इस कारण से उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और अनइक्वल हो जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सर्पिलाकार नली में से जब वो गुजरती है तो उसका जो ताप है वो सभी जगह पर नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको सर्पिलाकार नली में से पहले गुजारते हैं। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और कंप्रेस्ड गैस जो है वो हमारी ऊपर के चैम्बर में एंटर करती है, जो कि डार्ट से जस्ट पहले वाला है। गैस उच्च दाब पे, अब क्योंकि कंप्रेस्ड है हमने प्रेशर लगा दिया तो हाई प्रेशर की गैस है। गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर डार्ट जी से होकर प्रसारित होती है। तो अब क्या हो रहा है, हमारा जी के अंदर से धीरे धीरे रिसके वो दूसरे लो प्रेशर रीजन में जा रही है। इस प्रसरण में गैसों के अणुओं की गति मंद हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमने भर के छोड़ दिया, तो गैस अपने आप धीरे धीरे रिस्क के दूसरे रीजन में जा रही है। तो क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्लोली मूव करते हैं और बहुत सारे छेदों में से निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने पोरस प्लग लेने का रीज़न यही है कि अगर हम सिंगल छेद लेते तो इसमें से निकलने के बाद एकदम से गैस एक्सपैंड होती तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती और ऑब्वियस है उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो खर्च होती और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम वो नहीं चाह रहे थे कि कहीं भी इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो, इसलिए हमने उसको बहुत छोटे छोटे पोरस के अंदर से गुजारा है। अतः गैस प्रसार में ताप परिवर्तन ज्ञात करने के लिए डार्ट प्रयोग में लेते हैं और यही कारण है हम डार्ट को काम में लेते हैं। अब गैस को लगभग 1 घंटे तक हम छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे रिस्क के दूसरे रीजन में पहुंचती है और अल्टीमेटली एक स्टेबल स्टेट आ जाती है। टेम्परेचर चेंज होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कांस्टेंट होने लगता है। तो जब स्टेबल स्टेट आ जाती है, स्थायी अवस्था आ जाती है,
तो डार्ट के दोनों ओर गैस का ताप नोट कर लेते हैं, Q1 और T2 नोट कर लिया जाता है। डार्ट के एक और गैस का दाब वायुमंडलीय, हमने उसको ओपन रखा हुआ है, तो एक तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और दूसरी ओर हमने प्रेशर उससे दाब मापी से हम नाप सकते हैं, क्योंकि हमने एक कंप्रेशन पंप लगा रखा है। जूल थॉमसन ने ताप बदल कर विभिन्न गैसों के लिए ये प्रयोग किया। अब अलग अलग टेम्परेचर पे गैस को, क्योंकि हमने कहा ना जब गैस को एंटर कराया तो एक कॉन्स्टेंट चला था उसको कहता, तो उसने टेम्परेचर बार बार चेंज करके उसको एक्सपेंड करवाया और हर बार चेंज इन टेम्परेचर नोट किया, और हर बार उसने क्या किया, प्रेशर डिफरेंस से गैस को गुजारा। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रयोग अलग अलग गैसों के लिए प्रयोग करने के बाद उसने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स एक जगह पर कंक्लूड करें। तो पहले उसको रिजल्ट्स क्या प्राप्त हुए हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला ये है, अत्यंत निम्न तापों पे सभी गैस डार्ट से प्रसारित होने पर कुछ ठंडी हो जाती हैं। तो उसने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम करें तो करीब करीब सभी गैसें उस पोरस प्लग से गुजरने के बाद पहले के मुकाबले और ठंडी हो जाती हैं। दूसरा, सामान्य ताप पर, अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें डार्ट से प्रसारित होने पर ठंडी हो जाती हैं। तो उस वक्त जो गैसेस अवेलेबल थी उन गैसेस को उसमें से उसने ये पाया कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा बाकी सभी गैसें डार्ट से गुजरने के बाद ठंडी हो गई, मतलब प्लग से गुजरने के बाद कूल डाउन हो गई। डार्ट के दोनों ओर गैस के ताप में परिवर्तन दाबांतर के समानुपाती होता है। और उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो चेंज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ है किसी भी गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस के। दोनों ओर का जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। और उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, उसने क्या देखा, प्रत्येक गैस के लिए एक विशेष ताप होता है। मतलब उसने ये देखा कि हर एक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर कैसा होता है, यदि गैस का ताप इस विशेष ताप से कम होता है तो डार्ट से प्रसारित होने पर गैस के ताप में कमी होगी, व इस विशेष ताप से अधिक ताप होने पर गैस के ताप में वृद्धि होगी। उसने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता करी। उसने क्या पाया कि हर एक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है। अगर गैस को उस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे रखकर हम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में भेजते हैं तो उसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले कम होता है हमेशा। और अगर हम उस कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर गैस को रखते हैं और फिर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में भेजते हैं तो क्या होगा, वो उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा इंक्रीज़ होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। यह विशेष ताप जिस पर जूल थॉमसन प्रभाव का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात शीतलन प्रभाव तापन प्रभाव में बदल जाता है, व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। तो उसने इस कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जहाँ पर जूल थॉमसन इफ़ेक्ट का साइन चेंज हो रहा है, यानी इस कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट दिखा रही है और उससे हायर टेम्परेचर पे वो हीटिंग इफ़ेक्ट दिखा रही है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर where the sign of Joule-Thomson effect changes and the cooling effect changes to heating effect is called temperature of inversion, व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। और अलग अलग गैसेस के लिए ये अलग अलग होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट था। तो अब ये इसने परिणाम जो ऑब्जर्वेशंस थे उससे उसने रिजल्ट्स निकाले। अल्टीमेटली इन सभी रिजल्ट्स के आधार पर उसने जो कंक्लूजन्स दिए वो हम देख लेते हैं। उसने क्या कंक्लूजन दिए, उसने ये कंक्लूजन दिया कि कोई भी गैस अपने व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर डार्ट या महीन नोजल से प्रसारित होने पर बिना बाह्य कार्य किए ठंडी हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट निष्कर्ष उसने यही दिया
कि अगर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से लोअर टेम्परेचर पे कोई गैस है और वो किसी पोरस प्लग से गुज़रती है या बहुत बारीक सा नोज़ल जो है उससे गुज़रती है, तो विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क इट कूल्स डाउन। सेकंड, उसने ये पता लगाया कि अवश्य ही गैसों के अणुओं में कुछ अणुक आकर्षण बल कार्य करता है। जब गैस अणुओं के सरंध्रों को पार करती है तो अणु परस्पर दूर होते हैं और गैस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इससे आंतरिक ऊर्जा का ह्रास होता है और वो ठंडी हो जाती है। यानी उसने ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दिया। उसने कहा वास्तव में ही गैस के अणुओं के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करती हैं। जब गैस जो है वो उस पोरस प्लग को क्रॉस करती है तो अणु आपस में दूर होते हैं और गैस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी लॉस होता है और वो कूल डाउन हो जाती है। यानी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने कैसे पता लगाया वास्तव में होता क्या है। हम जो पोरस प्लग है उसके जो पोर्स हैं वो हम ये मान रहे हैं कि इतने छोटे हैं कि एक पोर के अंदर से एक ही अणु एक बारी में गुजर सकता है। तो अगर गैस को रिस्क के दूसरी तरफ जाना है तो अणुओं को एक 1 बाय 1 या तो 1 बाय 1 निकले या बहुत सारे पोर्स हैं तो एक अणु एक पोर से निकलेगा, दूसरा अणु दूसरे पोर से निकलेगा, तब वो कहीं रिस्क के दूसरी जगह जाएंगे। तो इसके लिए उसने इसके लिए क्या होगा, अणु एक पोर में घुस गया, दूसरा अणु दूसरे पोर में घुस गया, तीसरा अणु तीसरे पोर में घुस गया। तो जब वो पोर्स के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें अपनी जो दूरी है वो बढ़ानी पड़ती है। अब जब वो जिस दूरी पर वो स्थित हैं उससे अगर उनके डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, वो क्या करेंगे, वो उनको दूर जाने से रोकेंगे। वो उनको दूर जाने से रोकेंगे तो वो उसके अगेंस्ट बल उनको प्रयोग करना पड़ेगा, या हम यूँ कहेंगे कि कुछ अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके कार्य करना पड़ेगा दूर जाने के लिए। तो जब वो खुद आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके कार्य करते हैं तो हमें मालूम है उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आने से उसके टेम्परेचर में कमी आएगी। साधारणतः ये चीज़ें भी होती हैं लेकिन ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं हो पाती। इसलिए नहीं ऑब्ज़र्व हो पाती क्योंकि हमें जो एनर्जी लॉस होता है वो हमारे को ओपन जो स्पेस है वहाँ से वो एनर्जी मिल जाती है, उसमें जो डिफरेंस है वो नोटिसेबल नहीं हो पाता। तो इस प्रयोग के द्वारा जो उसके दिमाग में था कि ये अंतर आणविक आकर्षण बल प्रायोगिक रूप से क्यों नहीं मेजर हो पा रहा, वो इस एक्सपेरिमेंट से मेजर हो गया। तो उसने ये कह दिया कि जब वो पोर्स के अंदर से निकलते हैं तो अणु दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके कार्य करते हैं दूर जाने के लिए, और इस प्रोसेस के अंदर उनका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। एक चीज़ और है यहाँ पे, उन्होंने इस पे इंसिस्ट किया था कि गैस जो है उसको छोड़ दो, 1 घंटे तक उसको रिसने दो। ये इसलिए करा था क्योंकि अगर हम उसको फोर्सेबली एक रीजन से दूसरे रीजन में लेकर जाते हैं तो क्या होगा, फोर्सेबली अगर हम लेकर जाएंगे तो उसको धक्का मारेंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, ऊष्मारोधी सिस्टम है, तो बाहर से तो एनर्जी मिलेगी नहीं, तो सारी की सारी आंतरिक ऊर्जा ही खर्च होगी। तो फिर हमारा वो जो प्रोसेस है वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे को काइनेटिक एनर्जी के कारण जो ऊर्जा में ह्रास है वो तो मिल जाएगा लेकिन अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण नहीं मिल पाएगा। जो जैसा कि जूल थॉमसन पहले प्रयोग करके देख रहा था उसमें यही प्रोसेस हो रही थी। जब वो एक सिलेंडर से दूसरी सिलेंडर में गैस को भेजता तो अणुओं को चलना पड़ता, काइनेटिक एनर्जी आ जाती और वो सारे के सारे जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा
तीसरी चीज़ उसने जो विशेष इसमें रखी है वो ये रखी है कि हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे मूव करती है। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे को मालूम है गैस ऑटोमेटिकली, जैसे पानी हाई मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, वैसे ही गैस जो है ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ रिस के जा सकती है। इसलिए उसने इस प्रयोग को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर करा। इस प्रकार से हमने देखा ये जूल थॉमसन प्रभाव हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और इस इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमने अणुओं गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जानकारी प्राप्त हुई। अब इस प्रोसेस के अंदर ये जो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट हमने पढ़ा है, इस जूल थॉमसन इफ़ेक्ट से हमारा एक थर्मोडायनेमिक का पैरामीटर ऊष्मागतिक प्राचल निकल के आएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो है हमारी एंथैल्पी। तो हम सबसे पहले अभी इसका मैथमेटिकल प्रोसेस, अभी हमने केवल इस प्रयोग को समझा है, अभी हमने इसका मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं करा। हम इसका मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी, जो कि इसके जूल थॉमसन इफ़ेक्ट का मुख्य भाग है। और इस एंथैल्पी के बारे में आपके जो पेपर 1 है उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।